बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के तज्ज़िये में बात की जाएगी 2 दिन से होने वाली इंतहाई अहम पेशरफ्त की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस का जो सहाफ़ियों के की जो वर्कशॉप थी उसके साथ खिताब, उस हवाले से भी बात की जाएगी आज के व्लॉग में। साथ साथ इमरान खान की जानिब से एक बयान वाज़ेह तौर पे सामने आया है कि वो एक सियासतदान हैं, एक खिलाड़ी हैं और वो समझते हैं कि मुज़ाकरात से ही तमाम मसाइल का हल हो सकता है, और इमरान खान ने जो है वो मुज़ाकरात की दावत जो है उसको कबूल भी कर लिया है, और साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से कहीं अहम जो नुकात हैं वो भी उन्होंने पेश किए। साथ साथ अपने व्लॉग में ज़िक्र किया जाएगा जो टेलीथॉन कल वर्चुअल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि 3 मिनट के अंदर अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड में तकरीबन 18 लाख बंदे जो ऑनलाइन उस जलसे को सिर्फ 3 मिनट के अंदर देख रहे थे। एक नया रिकॉर्ड कायम किया, उस जलसे के हवाले से भी बात होगी, और एंड में बात की जाएगी बिजनेस टाइकून मलिक रियाज कब्जा माफिया के बारे में। मलिक रियाज की जो तमाम असासे और उनके बेटे हैं, उनके असासे को मुंजमद कर दिया गया है। बैरिया टाउन जो है वो दिवालिया हो चुका है, करप्ट हो चुका है। इन तमाम खबरों के तज्जिया, जो मुकम्मल तफसीली तज्जिया आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिए के बारे में अपडेट मिलती रहे। बात करूंगा सबसे पहले कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और दीगर काबिल इज़्ज़त जज साहिबान ने एक सहाफ़ियों की वर्कशॉप कैंडिडेट की। उस वर्कशॉप का मतलब ये था कि सहाफ़ती जो तरीका कार, एक डेकरम है, क्योंकि याद होगा आपको कि एक पिछले दिनों एक JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी गई थी जिसपे सोशल मीडिया पे चलने वाली खबरें या चीफ जस्टिस को निशाना बनाने वाली जो खबरें थी उनको कंट्रोल करने के लिए और उस पे बड़ा सख्त अमल किया जा रहा था। लेकिन उसी को थोड़ा सा चीफ जस्टिस ने, क्योंकि सहाफ़त का मतलब ये है कि बोल लब आज़ाद हैं तेरे, तो ज़ाहिर बात है आज़ादी सहाफ़ती जो हमारी राय होती है या कोई ख़बर होती है या एक सहाफ़ी का हक होता है कि वो अपने अल्फाज में उसको बयान कर सके, लेकिन जो अल्फाज है उसका चुनाव अच्छा होना चाहिए। तो इस वर्कशॉप में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम सहाफ़त जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको एक्सेस भी हमने दी हुई है कि ख़बर उन तक जो है वो कोर्ट रूम में आके प्रोसीडिंग सुन सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एक बड़ी यहाँ पे जो अहम बात की, वो बात की कि अगर उस वक्त के ये फैसले या उस वक्त गलत फैसले ना हुए होते तो आज मुल्क का ये हाल नहीं होता। तो कहीं इस चीज़ से ये भी साबित होता है कि जजेस भी कभी कभार प्रेशराइज होते हैं, प्रेशर में आके कुछ गलत फैसले दे देते हैं, लेकिन जो उन्होंने हल्फ लिया होता है उस आइन के मुताबिक उस हल्फ की पासदारी करनी चाहिए। वरना जैसे 2 जजेस ने पिछले दिनों इस्तीफ़ा दिया, वो चले गए, रुखसत हो गए, वो बेंच से भी हट गए, तो ये बेहतर तरीका है कि अगर आप अपनी जो हल्फ की पासदारी करना चाहते हैं और नहीं हो पा रही आपसे, तो आप इस्तीफ़ा दे सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। साथ साथ यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी इस जो वर्कशॉप थी उससे खिताब करते हुए कहा कि हम आज़ादी सहाफ़त राय पे मुकम्मल यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि सहाफ़ियों का और हमारा जो है एक रिश्ता वो इसी तरह मजबूत बना रहे, और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और साथ साथ जो बड़े सीनियर एंकर हैं मतियुल्लाह जान, उन्होंने भी तकरीर की, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया कि जो जजेस जिन्होंने मार्शल लॉ के दौर में या उन्होंने जमहूरियत का साथ नहीं आमरीत का दिया, उनके बारे में भी कहा कि उनको तारीख जो है वो बड़े बुरे अल्फाजों में याद करेगी, और अगर आप भी इस तरह के फैसले करेंगे तो यकीनन आप भी तारीख के उन्हीं बुरे लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो अब ये जो बड़ा ही एक मुकालमा, जो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की वर्कशॉप हुई है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ी वाज़ेह अल्फाज में काफ़ी बातें खुल्लम खुल्ला की हैं, कुछ इशारतन भी की हैं कि जो उनके फैसले हैं, कुछ इशारतन वो बातें भी की हैं। तो उम्मीद है कि आगे जो जितने भी हमारे चीफ जस्टिस साहिबान के पास केसेस हैं, यकीनन उनका फैसला मेरिट पे करेंगे।
यहाँ पे अपनी दूसरी खबर का सिलसिले का आगाज़ करूँगा कि इमरान खान के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल से एक दफ़ा दोबारा से मसालहत का पैगाम पहुँचा दिया है। आज से याद होगा जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, पीडीएम की हुकूमत ने टेक ओवर किया तो उन्होंने तब भी पीडीएम के जो अरकान थे उनको कहा था कि जी बिल्कुल मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मुज़ाकरात से ही हर चीज़ का हल होता है, ना कि नफ़रत हमें सियासत से किया जाए, ना कि किसी को गालम गलौज से किया जाए। तो जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में कुछ ज़िक्र किया था कि इमरान खान को मुसलसल जो है वो ऑफ़र्स हो रही हैं डील्स की कि आप हमसे डील कर लें। एक डील ये भी डिस्क्लोज़ हुई थी कि जी आपको हम दुबई भेज देते हैं और 14-15 महीने बाद ये गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली जो है वो हिम्मत हार जाएगी तो सेटअप आपको दे देंगे। तो इस तरह की जो ऑफ़र्स हैं वो बिल्कुल इमरान खान को हो रही थी, लेकिन इमरान खान ने आज से गुज़िश्ता रोज़ माज़रत चाहूँगा, गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से गैर रस्मी अडयाला जेल में साइफर केस की हियरिंग के बाद बात की तो इमरान खान का कहना था डायलॉग्स का जो सिलसिला है हम चाहते हैं वो हो और डायलॉग्स के लिए हमेशा मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं खिलाड़ी हूँ, मैं मुज़ाकरात करना जानता हूँ, मुज़ाकरात से ही मैं चाहता हूँ तमाम मसाइल का हल हो। साथ साथ उन्होंने पीडीएम की हुकूमत का भी जिक्र किया जब कि पीडीएम ने उनकी हुकूमत गिराई तो तब भी इमरान खान उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, हर रोज़ मुलाकातें होती थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी ने उनसे मुलाकात की। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी काफ़ी अहम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। तो अब इमरान खान ने जो क्या कहा है कि मुज़ाकरात चाहता हूँ करना, तो यकीनन जो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे उनके लिए कामयाबी है और अब जो मुश्किल वक़्त है वो है मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए। तोपों का रुख मुड़ चुका है। पहले जो लोग चाह रहे थे कि मियाँ साहब इक़्तिदार में आएँ, अब बहुत मुश्किल है क्योंकि खान ने बिल्कुल बाज़ी पलट दी है। एंड टाइम पे जब 8 फरवरी के आम इंतखाबात को 18 से 19 दिन रह चुके हैं, तो खान ने बिल्कुल बाज़ी चेंज कर दी और साथ-साथ अवाम की ज़िद भी बन चुका है इमरान खान। क्योंकि अब जहाँ भी सर्वे किया जाए, जहाँ भी जाओ तो सब यही कह रहे हैं, कह दी 804, कह दी 804, कह दी 804। इवन कि यहाँ तक भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान की हैसियत से जो अब खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने पोस्टर्स पे बाकायदा कैदी नंबर 804 लिखवाया हुआ है, कैंपेन का कैदी नंबर 804। तो यकीनन इस टाइम अवाम की भी ज़िद बन चुके हैं और इमरान खान ने जो मुज़ाकरात की ऑफ़र दी है, वो एस्टैब्लिशमेंट ने कबूल कर ली है और इमरान खान बहुत जल्द जो हैं वो रिहा भी हो जाएँगे। तमाम मामलात जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंतखाबात अब जो ताकतें हैं वो ये चाहती हैं कि इमरान खान 8 फरवरी से पहले या आम इंतखाबात से पहले बाहर नहीं आएँ। लेकिन जो अभी इमरान खान ने चाल चल दी है, उस चाल के बाद जो है वो वाज़ेह तौर पे एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात को इमरान खान से मुज़ाकरात को मान चुकी है और यकीनन इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात में ये तो वाज़ेह क्लियर बात है कि पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएँगे, इलेक्शन से वो भागेंगे नहीं और वो जितने भी झूठे केसेज़ हैं वो उन पे ख़त्म ज़रूर होंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी केसेज़ हैं, देखें साइफर केस की आज बात करूँगा, जज साहब हैं बशीर साहब, उन्होंने छुट्टियों पे चले गए। यानी सीधी-सी बात है कि उन्होंने कहा कि भाई अब ये केस मैं मज़ीद नहीं सुन सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी दिनों से इमरान खान के अगेंस्ट जा रही थी, कंट्रोवर्शियल जा रही थी कि कभी खान पे मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। लेकिन जो अब एक्चुअल बात सामने आई है उसमें ये है कि खान ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है और मुज़ाकरात जो करना चाह रहे थे इमरान खान से उन्होंने वो ऑफ़र कबूल कर ली है। यहाँ पे इस ऑफ़र के बाद जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरे करीबी ज़राए का कहना है कि जब से ये ख़बर सोशल मीडिया पे और दीगर सोर्सेज़ के ज़रिए चैनल्स पे भी चली है कि इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मान गए हैं, तो शरीफ ख़ानदान की नींदें हराम हो गई हैं। आज मरियम बीबी ने लाहौर में एक जलसा किया, वो भी उनका तकरीबन फ्लॉप ही तकरीबन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी जलसे हैं वो फ्लॉप ही जा रहे हैं। व्लॉग के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए तीसरी खबर अपनी यहाँ पे कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना दूसरा वर्चुअल जलसा किया, 3 मिनट के अंदर 18 लाख की व्यूवरशिप। बहुत कोशिशें हुई, बल्कि कामयाबी भी हुई। जो ताकतें हैं जो इस जलसे को ऑनलाइन नहीं दिखाना चाह रही थी, इंटरनेट की बंदिश हो गई, इंटरनेट स्लो हो गया, फेसबुक नहीं चल रहा था, यूट्यूब नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत बहुत कामयाबी
پاکستان تحریک انصاف کو بیرسٹر گوہر تھے، سیف اللہ تھے، اس کے علاوہ اور بھی عمر ایوب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، رؤوف حسن اس جلسے میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو دنیا سے لوگوں نے عمران خان کے کچھ چیریٹی بھیجی ہے، تمام ریکارڈ اس جلسے نے توڑ دی ہیں. آپ یقین کریں کہ اتنی بندش کے باوجود پاکستان میں نیٹ سلو کر دیا گیا، یوٹیوب نہیں چل رہا تھا. میں پرسنلی اس ٹائم میرے پاس حتیٰ کہ اسٹرانگ انٹرنیٹ کنیکشن بھی ہے، وائی فائی بھی ہے، لیکن نہیں چل رہا تھا یوٹیوب. تو بہت بڑا یہ اسے واضح ہو رہا ہے، واضح کلیئر ہو رہا ہے کہ خوف کے مارے ان لوگوں کی جان نکلی ہوئی ہے کہ بس کسی طرح کوئی قیدی نمبر 804 عمران خان کا نام کسی طرح نہ لے. عمران خان اب تو انہیں خواب میں بھی آنے لگ گیا، آج کل ان کے یہ حالات ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ورچوئل جلسہ جی، دوسرا جلسہ کامیابی، مبارکباد پیش کرتا ہوں بانی چیئرمین تحریک انصاف کو اور اس جلسے کے آرگنائزرز کو، اور خاص طور پہ جو ابھی چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، بہت اچھا کل بولے، بہت پازیٹیو میسج دیا. واقعی ریئلی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ اور پڑھی لکھی جماعت ہے. ولاگ کا آخری سلسلے میں بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن جو ایک برانڈ بن چکا تھا پاکستان کے ہر کونے میں، بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ رہائشی منصوبے اپنے انہوں نے دیے، لوگوں کو گھر، فارم ہاؤسز بنائے، سوسائٹی اپنی ایک بنائی جس کے اونر ملک ریاض صاحب. ملک ریاض صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی کوئی حکومت چینج کرنی ہو، کوئی صدر بنانا ہو، وزیر اعظم بنانا ہو، ملک ریاض سے پوچھیں. تو یہ وہی ملک ریاض ہیں جن کے گرد شکنجہ ٹائٹ ہو چکا ہے. بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ، تمام اکاؤنٹ منجمد. ملک ریاض کے پیچھے کس سونی طاقت کا ہاتھ تھا کہ وہ اب تک کیوں نہیں یہ گرفت میں آ رہے تھے؟ یقیناً میرے تمام ناظرین کو پتہ ہے کہ ملک ریاض واقعی ایک مضبوط انسان ہے کہ جس نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ فوج میں بھی بنائے، میڈیا کے لوگوں سے بھی بنائے، حکومتوں سے بھی بنائی، اور انٹرنیشنل جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے بھی بنائی. تو یعنی ہی از اے اسٹرانگ مین. لیکن بٹ ابھی ان کو جو شکنجہ آ چکا ہے 190 ملین پاؤنڈ میں، اس میں فرح گوگی بھی انوالو ہیں، اس کے علاوہ اس میں زلفی بخاری کا بھی نام سامنے آیا تھا، اس کے علاوہ جو ہیں ملک ریاض اور ان کے بیٹے ارسلان کا بھی نام سامنے آیا تھا. تو ابھی ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے تمام اکاؤنٹس جو ہے وہ منجمد کر دی ہیں. ملک ریاض نے کچھ اپنے اثاثوں کی ڈیٹیل بتائی ہے جو کہ میرے خیال میں ایک نارمل بندہ بھی جس ہے اس کی اتنی ورتھ ہوگی. تو ملک ریاض صاحب نے اپنی جو ڈیٹیل بتائی اس میں انہوں نے بتایا جی میرے پاس 2 V8 گاڑیاں ہیں، 2 ٹریکٹر ہیں، کچھ بڑے ٹرکس ہیں 4 سے 5 جو فوڈ کا کام، فوڈ سپلائی کرتے ہیں، اور میرے پاس ایسا اتنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بس ہاں ایک 6 کنال کا فارم ہاؤس ہے بحریہ ٹاؤن میں، اور میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے. تو آئی تھنک سو یہ تو اتنی پراپرٹی ماشاءاللہ پورا بحریہ ٹاؤن آپ کا، بلکہ پورے پاکستان میں جتنے بھی بحریہ ٹاؤن ہیں سارے آپ کے. عوام سے آپ نے ٹھیک ٹھاک پیسہ لوٹا، عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا. جب بھی آپ نے چاہا کہ پیسہ کمائے عوام سے، آپ نے پراپرٹی لوگوں کی ڈاؤن کر کے بکوائی، اور اپنے ایجنٹس کے، اپنے مافیا کے تھرو پراپرٹی لوگوں سے خریدی، اور بعد میں اسی کو ہائپ کر کے اوپر بیچ کے دوبارہ سے پیسے لوٹے. تو ملک صاحب اب آپ کی تو واقعی کہتے ہیں کہ کب تک بچے گی بلی کی ماں، کب تک خیر منائے گی. خیر آپ نے بہت خیر منا لی. آپ نے صحافیوں کے بارے میں بھی کافی دفعہ نازیبا الفاظ استعمال کیے. آپ نے ٹی وی اینکرز کو خریدا، مالکان کو خریدا. تو اب باری ہے احتساب کی. ملک ریاض اور ان کے بیٹے ارسلان کے تمام اکاؤنٹ منجمد کر دیے ہیں، بحریہ ٹاؤن کے تمام اکاؤنٹ سیل کر دیے ہیں، اور ملک ریاض اینڈ فیملی ان ڈیپ ٹربل. آج کے ولاگ سے فی الحال اتنا ہی. مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کا اور میرا رشتہ اسی طرح قائم رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.